Assalamualaikum. I'm here to present the presentation of inorganic chemistry on topic of introduction of transition metal carbonyls and their classification. I'm from group number 2 and this presentation is presented by Fatma Asghar, roll number 3018 and Aisha Batul, roll number 3026. If you like this video then like and share and subscribe the channel Geochemistry. Content of our presentation. In introduction, I will tell about definition, history, occurrence, nomenclature, physical properties, structure and bonding, synthesis, reactions and applications of transition metal carbonyls. And then I will present about classification. Start our presentation. फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स। जो ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ट्रांजिशन मेटल के और कार्बन मोनोऑक्साइड के। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो आके लिगेंड के तौर पे काम करता है और यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा यानी कि जो लिगेंड है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। मेटल का और लिगेंड का जो आपस में बॉन्ड होगा फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है वो एज अ न्यूट्रल लिगेंड काम करेगा और ये इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये वाले कार्बोनाइल्स जो हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें मेटल टू कार्बन बॉन्ड पाया जाए। जिनमें मेटल टू कार्बन बॉन्ड होगा वो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे। हिस्ट्री मेटल कार्बोनाइल्स की बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और कुछ का काम रिजेक्ट होता गया, वो अप्रूव ना हो या सिलेक्ट नहीं होता था। लेकिन ये जो पॉल शुट्ज़ेनबर्गर थे इन्होंने सबसे पहले 1868 में डाई कार्बोनाइल डाईक्लोरोप्लाटिनम ये एक ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल था, उनको इन्होंने सिंथेसाइज किया था। और कैसे किया था कि क्लोरीन को जो कि एज अ मेटल के तौर पर रिएक्ट कर रहा था और कार्बन मोनोऑक्साइड को जो कि एज अ लिगेंड के तौर पर काम कर रहा था, उन दोनों को प्लैटिनम ब्लैक में से गुजारा और ये डाई कार्बोनाइल डाईक्लोरोप्लाटिनम फॉर्म हो गया। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1868 में ये काम किया। बहुत से साइंटिस्ट ने इसके बाद काम किया जिनको हमने समराइज करने की कोशिश की है। वर्क ऑफ लविचमॉन्ट, कार्ल लेंजर एंड फ्रेडरिक क्विंक। अब इनकी हम आहिस्ता देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे काम किया। इन्होंने क्लोरीन की रिकवरी, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्लोरीन की रिकवरी पे काम किया और इन्होंने निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो गैस बनती थी वो गैस जो बर्नर में फ्लेम होता है उसको ग्रीनिश येलो कलर में चेंज कर देती थी और अगर हम इसको ग्लास ट्यूब में गर्म करें तो उसके निकल मिरर बनते थे। यानी कि जो प्रोसेस था ना कि हम निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, उसके नतीजे में जो गैस बन रही थी ये उस गैस के रिजल्ट है। एक तो ये कि वो बर्नर के फ्लेम को ग्रीनिश येलो कलर में चेंज कर रही है, दूसरा ये कि अगर हम उसको ग्लास ट्यूब में हीट अप करें तो वो निकल मिरर बना देती थी और अगर हम इस गैस को कंडेंस करें तो वो कलरलेस हो जाती थी, वाटर क्लियर लिक्विड हो जाता था जो कि बॉयल होता था 43 डिग्री सी पे। तो क्या किया मॉन्ड ने और उनके जो को वर्कर थे उन्होंने सबसे पहला प्योर होमोलैप्टिक मेटल कार्बोनाइल डिस्कवर किया, बनाया, जो कि था निकल टेट्रा कार्बोनाइड। होमोलैप्टिक मीन्स ये होता है कि जिसमें एक ही मेटल जो है वो आपके पास लिगेंड के साथ अटैच हो, तो हम इसको ये कहते हैं। तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल सबसे पहला प्योर उन्होंने मॉन्ड ने और उनके को वर्कर ने डिस्कवर किया था। इससे अगले साल मॉन्ड ने और मार्सिलीन ने अलहदा आयरन पेंटाकार्बोनाइल बनाया और बनाया कैसे, सेम उसी प्रोसेस से जैसे कि पीछे हमने निकल टेट्राकार्बोनाइल बनाया था। देन हेनरिच हार्ट्ज ने और उनके कुलीग थे एम डाल्टन, उन्होंने कोबाल्ट के और मोलिब्डेनम के मेटल कार्बोनाइल्स बनाए और डाई आयरन नैनो कार्बोनाइल को बनाया। देन 1906 में जेम्स डेवर और H.O. जोन्स इन्होंने भी डाई आयरन नैनो कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर बनाया और किस तरह बनाया कि आयरन पेंटाकार्बोनाइल के ऊपर सनलाइट का एक्शन करवाया और उससे डाई आयरन नैनो कार्बोनाइल्स को सिंथेसाइज किया। देन 1928 में वाल्टर हाइबर ने एक रिएक्शन डिस्कवर किया जिसको हाइबर बेस रिएक्शन कहते हैं, जो कि सबसे पहला रूट है मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स बनाने का। इसी तरह और भी बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया और इसमें एडवांसमेंट आती गई, लेकिन जो मेन काम था उसको हमने यहाँ पे समराइज कर दिया है।
नेक्स्ट आई विल मूव टू अकरेंस इन नेचर, यानी कि ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल नेचर में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो आयरन कार्बोनाइल थे उनकी मोनो ऑक्साइड वाइब्रेशंस जो है साइंटिस्ट को जो गैलेक्टिक सेंटर ऑफ मिल्की वे था उनकी जब उन्होंने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसके दौरान उनको इंटरस्टेलर जो डस्ट क्लाउड थे उनके अंदर आयरन कार्बोनाइल की मोनो ऑक्साइड वाइब्रेशंस मिली। देन आयरन कार्बोनाइल के जो क्लस्टर्स थे वो फिर उनको जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे थे तो जियांज H5 कॉन्ड्राइट था उसके अंदर उनको ये डिस्कवर हुई, यानी कि ये भी नेचर में पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ है उसमें ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें मेटल कार्बोनाइल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं और चेंज हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स में। और आगे हम बात करें तो आयरन के, निकल के, टंगस्टन के, इनके जो सारे कार्बोनाइल्स हैं वो जो सीवेज स्लज होता है, यानी कि जो वेस्ट हमारे पास मटेरियल होता है म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट प्लांट का, उनकी जो गैशियस एमिनेशंस होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और हाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है उसके अंदर भी आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पाया जाता है, यानी कि ये भी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल जो है हाइड्रोजनेज एंजाइम में पाया जाता है। तो ये कुछ इसके अकरेंस पॉइंट हैं जहाँ जहाँ पे ये हमें नेचर में मिल जाते हैं या हमारे इन्वायरमेंट में हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नोमेनक्लेचर, यानी कि हमने जब ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स बना लिए वो कॉम्प्लेक्स बन गए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, अब इनको हम नेमिंग कैसे देनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इनकी नेमिंग होती है वो डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है। तो मेटल कार्बोनाइल का जो नोमेनक्लेचर होता है वो कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, मेटल है, उसकी कितनी तादाद है और वो किस टाइप का है, इनके सेम टाइप के एटम है या डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। फिर वो डिपेंड करेगा कि जो लिगेंड हम अटैच कर रहे हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ना लिगेंड, उनकी कितनी तादाद है और उनकी क्या टाइप है। उस टाइम सेम लिगेंड भी अटैच हो सकते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी अटैच हो सकते हैं, और इन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कोई और लिगेंड भी साथ अटैच हो सकते हैं। और उनके बाइंडिंग मोड्स क्या हैं, इनके वो किस तरह एक दूसरे से लिंक हैं, उनके ब्रिजिंग मोड है या क्या है, इस पर डिपेंड करेंगे। देन आता है कि मेटल जो कार्बोनाइल्स हैं वो न्यूट्रल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के तौर पर, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि कैटाइन कॉम्प्लेक्सेस के तौर पर, और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के तौर पर भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है वो मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और ब्रिज बना के भी कनेक्ट कर सकता है, यानी कि ब्रिजिंग मोड उसका μ2 भी हो सकता है, μ3 भी हो सकता है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है कि वो टर्मिनल मोड भी बना सकता है, इनके सिर्फ मेटल के साथ, एक ही मेटल के साथ अटैच होगा, और ब्रिजिंग बनाएगा 2 मेटल के साथ भी अटैच हो सकता है, 3 मेटल के साथ भी अटैच करता है हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। आगे हम देखेंगे नोमेनक्लेचर के रूल नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम देखते हैं नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। सबसे पहला रूल ये है कि अगर हमारे पास मेटल कार्बोनाइल है उस टाइम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो हम उसको नेमिंग करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन नहीं करते। दूसरा ये कि अगर हमारे पास जो मेटल एटम है, सेम मेटल एटम 2 या इससे ज़्यादा दफ़ा बार बार हमें मतलब अपीयर हो रहा है, वो एक ही लिगेंड के साथ मेटल 2 या उससे भी ज़्यादा अटैच हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि प्रीफिक्सेस लगाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, वो डिपेंड करता है उनके नंबर्स पे। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में मैंने इसी पॉइंट को भी बताया है कि हमारे पास 2 मैंगनीज अटैच हुए थे 10 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स के साथ, तो इसका नाम क्या बनेगा, डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज, यानी कि हमने मेटल के साथ डाई लगा दिया है क्योंकि 2 मैंगनीज अटैच थे। थर्ड रूल ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो एज अ ब्रिज के तौर पे भी काम कर सकता है 2 मेटल एटम्स के दरमियान। जब वो 2 मेटल एटम के दरमियान ब्रिज के तौर पे रिएक्ट करेगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि एक ग्रीक लेटर होता है म्यू, तो नेमिंग करते वक्त पहले हम म्यू का साइन लगाएंगे देन नेमिंग करेंगे। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ रूल ये है कि जब हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड होगा और वो मेटल मेटल बॉन्ड सेम मेटल के दरमियान होगा तो फिर हम प्रीफिक्सेस लगाएंगे बीस ट्रीस, या इससे भी नेक्स्ट, यानी कि जैसे वो डिपेंड करेगा नंबर के दरमियान वो कितने मेटल्स के दरमियान उनका बॉन्ड है। अगर सेम मेटल के दरमियान है मेटल मेटल बॉन्ड तो फिर हम यूज़ करेंगे बीस ट्रीस। और सबसे लास्ट वाला रूल ये है कि जब हम पाई बॉन्डेड और गैनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे
करेंगे उनकी हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होते हैं जिनमें मेटल टू कार्बन बॉन्ड पाया जाता है। तो जो पाई बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हेप्टो। हेप्टो हम नेमिंग से पहले यूज़ करते हैं, जो कि ये बताता है कि इस कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में कितने कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की थी, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की थी। देन सेकंड में देखें कि मैंने ऊपर बताया था अगर सेम मेटल के दरमियान बॉन्ड होगा तो हम क्या करेंगे, मेटल टू मेटल बॉन्ड होगा तो बिस या ट्रिस वगैरह ये प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल में देखें, जैसे कि कोबाल्ट और कोबाल्ट के दरमियान बॉन्ड है, मेटल टू मेटल बॉन्ड, तो हमने जो प्रीफिक्स यूज़ किया है वो बिस यूज़ किया है। देन बना बिस टेट्राकार्बोनाइल कोबाल्ट। और उससे नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि जैसे कि हमने पहले कहा था कि म्यू तब यूज़ होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ब्रिज एक्ट करता है दो मेटल एटम के दरमियान या जितने भी, तो मेटल एटम के दरमियान ब्रिज के तौर पर रिएक्ट करेगा तो हम म्यू का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें देखें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आयरन के साथ, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ, यानी कि ये एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इसकी नेमिंग के दौरान अंदर हमने म्यू का वर्ड साइन यूज़ किया है, ट्राई म्यू कार्बोनाइल बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन। तो ये नॉमेनक्लेचर के कुछ मेन रूल्स थे जिनको हम यूज़ करते हुए ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स को नेम देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स। यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं कि मोनोन्यूक्लियर और डाइमेटालिक की टर्म यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारे पास आगे क्लासिफिकेशन है इन ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स की। जब हमारे पास मोनोन्यूक्लियर या मोनोमेटेलिक या मोनोमेरिक भी कह लेते हैं वो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, यानी कि जिनमें सिर्फ एक मेटल एटम अटैच होता है, तो उस टाइम उस कॉम्प्लेक्स जो वो कलर देगा वो कलरलेस भी हो सकते हैं या पेल येलो कलर के जो वॉलेटाइल लिक्विड्स भी हो सकते हैं या सॉलिड्स हो सकते हैं जो कि फ्लेमेबल भी होते हैं और टॉक्सिक भी होते हैं। यानी कि मोनोमेरिक स्टेट में ये कलरलेस एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम इस आते हैं डाइमेटालिक या पॉलीमेटालिक में, डाइमेटालिक यानी कि एक दो मेटल एटम अटैच हैं, या पॉलीमेटालिक है ज़्यादा मेटल एटम अटैच हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के साथ, तो उस टाइम जो ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स हैं वो डीपली कलर्ड देते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल है, ये डीप ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स देता है। और उससे आगे भी वनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल है, ये एक यूनिक स्टेबली मेटल कार्बोनाइल है जो कि ब्लू ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। अगली इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि जो इनके क्रिस्टलाइन मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो सब्लाइमेबल होते हैं। यानी कि सब्लिमेशन का मतलब हमें पता है ना कि सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो कोई भी सब्सटेंस वो गैस फेज में चला जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इनके लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाता है। तो इनके भी जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सब्लाइमेबल होते हैं वैक्यूम में, और यह प्रोसेस जो है डिग्रेडेशन के थ्रू होता है। इसकी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनमें मेटल सेंटर और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिगेंड्स पाए जाते हैं। और उससे अगली करैक्टरिस्टिक ये है कि मेटल कार्बोनाइल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिज़ोल्व होते हैं, जैसे कि बेंजीन्स, एसीटोन, डाईइथाइल ईथर। और इनके कुछ कैटायनिक या एनायनिक मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं जो वाटर में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। नॉर्मली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं और ये मोस्टली डाईमैग्नेटिक नेचर में होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स की फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक जो समझने वाला है। मेटल कार्बोनाइल जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो कार्बोनाइल कंपाउंड में वो कैसे होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड और ट्रांजिशन मेटल ये दोनों क्या करते हैं कि सिनर्जिस्टिक पाई बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। सिनर्जिस्टिक मीन मतलब हम कह सकते हैं हम आहंगी, ये मतलब होता है कि दोनों साइडों से पार्ट वो दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, लिंक अप हो रहे हैं और अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और इनके दरमियान सिनर्जिस्टिक पाई बैक बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड जो हमें पता है कि जो हमारे पास कोई भी लिगेंड है, कोई भी मेटल है,
कुछ भी है उसके जब हम वो बनाएंगे MOT बनाते हैं तो हमारे पास होमो नीचे वाले होते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाले होते हैं ल्यूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो फील्ड होते हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, इसके पास होते हैं लोन पेयर होते हैं इसके पास, जो कि ये डोनेट कर देता है। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये उनको डोनेट करे। लिगेंड जो है वो एज ए डोनर काम कर रहा होता है ना, तो लिगेंड जो है वो डोनेट करता है वो वाले अपने लोन पेयर जो है वो मेटल को, वो इस सिग्मा बॉन्डिंग में करता है। वो कैसे होता है कि ओवरलैपिंग होती है। जो मेटल एटम होगा, मेटल के SP और D ऑर्बिटल जो एम्प्टी होते हैं उनके हाइब्रिड बन जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। वो वाले उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ज़ाहिर बात है एम्प्टी होंगे। और इधर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, इसका फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसके अंदर लोन पेयर होंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। और क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपना जो लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट कर देगा। इस तरह मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड था इसने अपना डोनेट कर दिया, उसको मेटल को दे दिया। अब इससे आगे आती है पाई बॉन्डिंग। और वो पाई बॉन्डिंग कैसे होती है? इसमें बैक डोनेशन होती है और सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ लिगेंड ही रोल प्ले करेगा कि वो मेटल को डोनेशन करें, नहीं, इसमें मेटल करता है। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है कि ये अब जब हमारे पास, हमें ये पता है कि ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स हैं, तो उनमें मेटल जो होगा वो ट्रांजिशन होगा, यानी कि उसमें D इलेक्ट्रॉन होंगे। D ब्लॉक के हमारे पास एलिमेंट होगा ना, तो D ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब मेटल का D पाई ऑर्बिटल जो फील्ड है, एम्प्टी नहीं, फील्ड होगा। फील्ड D पाई ऑर्बिटल या D और P का हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होगा वो भी फील्ड होगा। वो ओवरलैपिंग करेगा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने कि पहले जैसे आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के होमो में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि वो पहले ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए डोनेट कर चुका है। जो उसका ल्यूमो वाला पोर्शन है, ऊपर वाला लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें उसके इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या होते ही नहीं है, यानी कि वो जो है उस टाइम वो अनफिल्ड है, वो फिल्ड नहीं है। अब वो जो उसका ऊपर वाला ल्यूमो था, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है ना कि नीचे वाले को हम पाई सिग्मा या पाई बोलते हैं और ऊपर वाले को सिग्मा स्टार या पाई स्टार बोलते हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊपर वाला पाई स्टार था, पाई स्टार वो ओवरलैप करता है, वो अनफील्ड होता है मेटल के D पाई ऑर्बिटल से, जो कि फील्ड है। यानी कि इस वाले केस में मेटल जो है वो वाला फील्ड है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अनफील्ड है। तो इसमें क्या होगा कि वो जो मेटल होगा वो अपने बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि वो पाई बॉन्ड में दोनों तरफ से उनका रोल प्ले हो जाएगा। और इसमें कंडीशन मस्ट है कि D इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए D ऑर्बिटल में, और जो मेटल है वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लो होना चाहिए, 0 या +1, तो फिर ही उनकी बैक डोनेशन ईजीली हो सकती है। तो ये वो तरीका है जिससे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है मेटल कार्बोनाइल के दरमियान। जैसे कि ये नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में बताया गया है, जो पीछे हमने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे है कि पहले जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देता है, डोनेट करता है, और लिगेंड टू मेटल बॉन्ड बन जाता है, जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। उससे नेक्स्ट देखें, अगले वाली जो डायग्राम है उसमें ये हो रहा है कि जो मेटल टू लिगेंड बॉन्ड बनता है, यानी कि मेटल जो है अपने फील्ड ऑर्बिटल में से जो लिगेंड का अनफील्ड ऑर्बिटल है पाई स्टार वाला, उसको वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, और इनके दरमियान जो है पाई बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरह सिग्मा और पाई बॉन्डिंग जो है ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर होती है। उससे आगे हमारे पास है, पीछे तो हमने पढ़ लिया है कि उनके स्ट्रेट जो है किस तरह बॉन्डिंग होगी सिग्मा और पाई बॉन्डिंग। अब आगे ये है कि ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रुप भी होते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ब्रिजर के तौर पे भी काम करता है कि वो दो मेटल या इससे ज़्यादा मेटल है उनके दरमियान जो है ब्रिज के तौर पर एक्ट कर सके। बाई न्यूक्लियर या पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स होते हैं, वो इस तरह की बॉन्डिंग शो करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब बाई न्यूक्लियर या पॉली न्यूक्लियर होंगे, इनमें एक से ज़्यादा एटम मौजूद होंगे,
अब एक से ज़्यादा एटम है तो उनको लिंक करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा एटम हैं उनको लिंक करने के लिए हम ब्रिजिंग लिगेंड यूज़ करेंगे और वो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे काम करेगा। और जब भी इसको ये इस तरह ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे काम करता है तो वहाँ पे हम कैसे शो करवाते हैं, म्यू एन बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे एन का मतलब होगा कि कितने मेटल जहाँ वहाँ पे साथ अटैच हो रहे हैं, वो इस चीज़ को शो करता है। उससे नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जब हमारे पास मेटल, जिसमें मैंने पहले भी बताया, मेटल जब पाई बॉन्डिंग हो रही होगी तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जो कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा। जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा तो उस दौरान अब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्री ऑक्सीडेशन फ्री स्टेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि अब कार्बन और ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन, उसका बॉन्ड वो वीक हो जाता है और मेटल और कार्बन, मेटल टू कार्बन बॉन्ड वो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मेटल डोनेशन कर रहा था उसको कार्बन को और उनके दरमियान पाई बॉन्ड बन गया था, तो उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जबकि जो हमारे पास होता है कार्बन और ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड वो वीक हो जाता है। तो इन के दौरान फिर डिस्टेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स बताए हैं कि किस तरह होता है। कि पहले यहाँ पे डायग्राम में देखें कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन, इनके दरमियान तीन बॉन्ड थे और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इनका एज़ कम्पेयर टू मेटल एंड कार्बन। फिर इनके क्या हुआ कि मेटल और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड बन गए। फिर अगली रेजोनेंस में मेटल और कार्बन के दरमियान तीन बॉन्ड बन गए, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। और इधर से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड रह गया, जो कि ये वाला उनका बॉन्ड वीक हो गया। यही बात मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रही थी। उससे अगला पॉइंट ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप है जो ब्रिजिंग के तौर पे ऐड कर रहे हैं, या कार्बोनाइल जो लिगेंड हैं, इनको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनको स्टडी करते हैं। और एक फैक्टर होता है बॉन्ड स्ट्रेचिंग, वो इन सारी चीज़ों को समझने में मदद देता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देख ली ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल के, यानी कि किस तरह उनकी बॉन्डिंग होती है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंथेसिस, यानी कि मेनली जो है ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल, हम ओवरऑल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ ओवरऑल बता सकते हैं कि हमारे पास सिंथेसिस जो है वो किस तरह की जा सकती है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिसर्च होती है उसका अहम पार्ट होता है। और मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल या होमो या हेट्रोलिटिक कार्बोनाइल जो हैं, इनके लिए, इनको बनाने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स डेवलप हुए थे, जो कि मॉड और हाइबर के वर्क के बाद ये सारा काम स्टार्ट हो गया था। अब फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो मेटल है वो डायरेक्टली, ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल है वो डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो ये वाले कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखें कि निकल टेट्रा कार्बोनाइल, निकल टेट्रा कार्बोनाइल कैसे बनता है कि निकल को है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है एट 55 डिग्री C, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम जो होता है वो 1 बार होता है। तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट करवाया और निकल टेट्रा कार्बोनाइल बन गए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन पेंटाकार्बोनाइल। ये चीज़ मैं पीछे भी बता के आई हूँ कि जिस तरह निकल टेट्रा कार्बोनाइल बना था, सेम उसी प्रोसेस से आयरन पेंटाकार्बोनाइल भी बना था। ये मैंने हिस्ट्री में बात बताई है और वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आयरन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को सेम उसी तरह रिएक्ट करवाया है। और इस टाइम जो हमने प्रेशर दिया है, वो टेम्परेचर दिया है 175 डिग्री से दिया, और जो प्रेशर था वो 100 बार था। तो हमारे पास आयरन पेंटाकार्बोनाइल बन गई। ये फर्स्ट मेथड है ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल को सिंथेसाइज करने। जैसे हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देख ली ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल के, यानी कि किस तरह उनकी बॉन्डिंग होती है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंथेसिस, यानी कि मेनली जो है ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल, हम ओवरऑल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ ओवरऑल बता सकते हैं कि हमारे पास सिंथेसिस जो है वो किस तरह की जा सकती है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिसर्च होती है उसका अहम पार्ट होता है। और मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल या होमो या हेट्रोलिटिक कार्बोनाइल जो हैं, इनके लिए, इनको बनाने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स डेवलप हुए थे, जो कि मॉड और हाइबर के वर्क के बाद ये सारा काम स्टार्ट हो गया था। अब फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो मेटल है वो डायरेक्टली, ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल है वो डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो ये वाले कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखें कि निकल टेट्रा कार्बोनाइल, निकल टेट्रा कार्बोनाइल कैसे बनता है कि निकल को है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है एट 55 डिग्री C,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम जो होता है वो 1 बार होता है। तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट करवाया और निकल टेट्रा कार्बोनाइल बन गए। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन पेंटाकार्बोनाइल। ये चीज़ मैं पीछे भी बता के आई हूँ कि जिस तरह निकल टेट्रा कार्बोनाइल बना था, सेम उसी प्रोसेस से आयरन पेंटाकार्बोनाइल भी बना था। ये मैंने हिस्ट्री में बात बताई है और वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आयरन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को सेम उसी तरह रिएक्ट करवाया है। और इस टाइम जो हमने प्रेशर दिया है वो टेम्परेचर दिया है 175 डिग्री से दिया और जो प्रेशर था वो 100 बार था। तो हमारे पास आयरन पेंटाकार्बोनाइल बन गई। ये फर्स्ट मेथड है ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल को सिंथेसाइज करने। ओके, तो सेकंड मेथड हमारे पास जो है सिंथेसिस का वो होता है रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन। रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन जब होती है तो उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होना लाजमी होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा ही क्योंकि वो लिगेंड है, तो वो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी और रिड्यूसिंग एजेंट होगा और साथ वो वाला रिएक्टिंग होगा। तो ये हमारे पास रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन करके ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि सेम इसी मेथड से हम हाई प्रेशर की प्रेजेंस कार्बन मोनोऑक्साइड के हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये वाला प्रोसेस करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन या मेटल अल्काइल्स या कोई भी और हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखें तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल जो है वो कैसे सिंथेसाइज हुआ है कि क्रोमियम 3 क्लोराइड को हमने एल्यूमिनियम यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस थी उनकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया है और क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल बन गया है। और साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड रिलीज हुआ है जो कि एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। उससे आगे हमारे पास सेम इसी प्रोसेस से हमारे पास टंगस्टन हेक्सा कार्बोनाइल भी बनाया है, जो कि इसी तरह उन्होंने रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया कार्बन मोनोऑक्साइड के। लेकिन यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, जो कि मेटल अल्काइल है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास हमारा ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल है जो कि टंगस्टन हेक्सा कार्बोनाइल है वो बन जाता है। तो ये दूसरा मेथड है ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल को सिंथेसाइज करने। ओके, तो थर्ड प्रोसेस हमारे पास है वो सिंथेसिस का, वो है फोटोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग कार्बोनाइल्स होते हैं उनके हम जो फोटोलाइसिस करवाते हैं या थर्मोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स या पॉली न्यूक्लियर या पॉलीमेटैलिक जो है कार्बोनाइल्स वो इस प्रोसेस के थ्रू हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है डाई आयरन नैनो कार्बोनाइल। डाई आयरन नैनो कार्बोनाइल इस मेथड के थ्रू हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। और वो कैसे होता है कि हमारे पास जो आयरन पेंटाकार्बोनाइल था उसकी हमने हीटिंग की है और उससे हमारे पास ये डाई आयरन नैनो कार्बोनाइल बन गया है। इसकी हम फर्दर भी अगर हीटिंग करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलहदा हो जाएगी और मेटल अलहदा हो जाएगा। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें कि अगर हम ट्राई ऑस्मियम डोडेका कार्बोनाइल की हीटिंग करते हैं तो उससे यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें हायर न्यूक्लियर जो ऑस्मियम कार्बोनाइल के क्लस्टर होंगे वो मिल जाएंगे। यानी कि फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस थर्मल डिकम्पोजिशन हम करवाते हैं तो एक जो स्टेट से दूसरी स्टेट वाले कार्बोनाइल्स हमें मिल जाएंगे, यानी कि मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर वाले हमें मिल जाएंगे। तो ये भी एक मेथड है। फोर्थ एंड लास्ट मेथड जो सिंथेसिस का है वो है साल्ट मेटाथीसिस। साल्ट मेटाथीसिस में क्या होता है कि कोई भी जो साल्ट है वो रिएक्शन करता है और कोई सिलेक्टिवली हमें मिक्स्ड कार्बोनाइल देता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है कि साल्ट जो है वो एक ये जो रिएक्टर है इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास जो एक ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल बन जाएगा। ये भी एक मेथड यूज़ होता है। तो ये हमारे पास 4 मेथड हो गए हैं सिंथेसिस के, जिनके हम ओवरऑल जो बताया हुआ है जो कि हम ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स को बना सकते हैं। ये हम इंट्रोडक्शन में मेन बता रहे हैं, अगर मतलब आगे नेक्स्ट इसकी फर्दर डिटेल भी मौजूद होती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस के बाद रिएक्शंस के ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल जो है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। ये जो है दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर के तौर पे रिएक्ट करती हैं। प्रिकर्सर यानी कि वो चीज़ जो पहले से मौजूद होती है एज अ रिएक्टेंट के मतलब प्रे करते हैं कि वो प्रिकर्सर होंगे। तो हम कुछ रिएक्शंस को यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड था इस कॉम्प्लेक्स में
कोई भी कॉम्प्लेक्स बन गया, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड था, हम उसकी सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं, यानी कि उस कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कोई और लिगेंड आके अटैच हो जाएगा और कोई और ही कंपाउंड बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकती है? थर्मली भी हो सकती है, फोटो केमिकली भी हो सकती है। तो कोई जो और लिगेंड आएगा वो आके कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और वो लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं? फॉस्फेन्स हो सकता है, साइनाइड, नाइट्रोजन डोनर या ईथर्स या कोई भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में देखें, पहले हमारे पास था निकल टेट्रा कार्बोनाइल, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास ये जो लिगेंड है PF3 ये आता है और आके PF3 लिगेंड सब्स्टिट्यूट कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, और इस कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट जो रिएक्शन के बाद बन रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे लग गया है। इसी तरह अगली एग्जांपल में भी होता है। तो मेनली इसमें यही है कि अगला लिगेंड आता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह रिप्लेस होकर खुद लग जाता है। अगला रिएक्शन है रिडक्शन। तो मेटल जो कार्बोनाइल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि मेटालिक सोडियम या सोडियम अमलगम है, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनाइल मेलेट बना देते हैं। कार्बोनाइलेट आयनाइंस भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डाई मैंगनीज डेका कार्बोनाइल था, वो सोडियम जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करेगा और हमारे पास नेक्स्ट जो है कार्बोनाइल मेटाल्टेट वो बना देते हैं। तो ये भी इनका एक रिएक्शन होता है। पीछे हमने रिएक्शंस के 2 रिएक्शंस पढ़े थे, उससे अगला जो इनके रिएक्शंस हो सकता है ये हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइपर बेस्ड रिएक्शन है। जैसे कि हमने हिस्ट्री में भी बात की थी कि वाल्टर हाइबर एक साइंटिस्ट थे, उनका ये था कि वो हाइपर बेस्ड रिएक्शन उन्होंने डिस्कवर किए थे कि जो कि एक इम्पोर्टेंट मेथड था, एक इम्पोर्टेंट रूट था मेटल हाइड्राइड्स बनाने का। तो जो पीछे हमने एक बात पढ़ी थी उसी की यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, और उसको एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे होता है। तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, जो कि दोबारा से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज हो जाती है और मेटल हाइड्राइड्स की आगे फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि इसमें आयरन पेंट कार्बोनाइल कन्वर्ट होकर हाइड्रिडो आयरन टेट्रा कार्बोनाइल एनाइन बना देते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन की अहम एग्जांपल्स है। जैसे कि हम ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हो गया ना, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, तो ये आयरन पेंट कार्बोनाइल के साथ वो NaOH रिएक्ट करेगा और सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास लास्ट पे ये हाइड्रिडो आयरन टेट्रा कार्बोनाइल एनाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। इससे नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। कुछ जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो अनरिएक्टिव भी होते हैं इनके साथ, लेकिन ये जो हैलोजिनेशन ये कर लेते हैं। मोस्टली जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं वो हैलोजिनेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि आयरन पेंट कार्बोनाइल है, वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके अगर आयरन तो वो बना देगा फेरस कार्बोनाइल हैलाइड्स। तो ये हैलाइड्स उनकी कार्बोनाइल हैलाइड्स फॉर्मेशन का एक अहम मेथड है कि किस तरह हम उनके हैलाइड्स बना सकते हैं। तो ये भी इनके रिएक्शंस हो गए हैं। 4 हमने मेथड बताए हैं कि ये इस तरह के ये रिएक्शंस कर सकते हैं। ओवरऑल ये हमने सारा इसको एक्सप्लेन किया। तो हम आगे एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उनमें ये मेटल कार्बोनाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम पीछे भी हिस्ट्री में भी बात करके आए हैं कि मोन्ट का क्या काम था, ये हुआ। अब उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन देखें कि मोन्ट प्रोसेस के दौरान जो निकल कार्बोनाइल बनता है, उस निकल कार्बोनाइल से हम आगे प्योर निकल ऑब्टेन कर सकते हैं। और किस प्रोसेस से? निकल टेट्रा कार्बोनाइल से वो करके उसको आगे प्रोसेस करके प्योर निकल हम जो है वो गेन कर सकते हैं। जैसे कि ये हम डायग्राम में बताया गया, ये बॉल्स दिखाई हैं, ये प्योर निकल की हैं और ये किस मेथड से होता है कि ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल से ये आगे गेन की गई हैं। इसी तरह सेम प्रोसेस से हम कार्बोनाइल आयरन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं आयरन पेंट कार्बोनाइल की थर्मल डिकम्पोजिशन करके। उसको हम डिकम्पोज करके कार्बोनाइल आयरन बनाएंगे, जो कि कार्बोनाइल आयरन जो है इंडक्टर की प्रिपरेशन के लिए, पिगमेंट्स में, डाइटरी सप्लीमेंट्स में और थर्मल स्प्रेइंग वगैरह में यूज़ होते हैं। उससे आगे ये है कि लिगेंड मेटल कार्बोनाइल जो हैं ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस के में एज अ कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट कर दिया जाता है। जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस कोई भी या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें कैटलिस्ट के तौर पर
ये रिएक्ट करते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक जो केमिस्ट्री है उसमें मेटल कार्बोनाइल जो है एज अ प्रिकर्सर के तौर पर, यानी कि पहले से मौजूद चीज़ जो होती है उसके तौर पर रिएक्ट करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन के दौरान ये एज अ प्रिकर्सर यूज़ होते हैं। तो कुछ जो मेन एप्लीकेशंस थी वो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन। इंट्रोडक्शन के बाद, जिसमें इंट्रोडक्शन में हमने ओवरऑल तकरीबन सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में देखें तो मेटल कार्बोनाइल की दो टाइप्स हैं मेन जो है, मोनोन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर। हम इनको मोनोमेरिक भी कह सकते हैं, मोनोमेटेलिक भी कह सकते हैं, या पॉलीमेटेलिक भी कह सकते हैं। अब पॉलीमेटेलिक या पॉलीन्यूक्लियर है, इसकी आगे टाइप्स हैं फर्दर, होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर वो होंगे जिनमें सेम टाइप्स के मेटल अटैच होंगे, सेम मेटल एटम अटैच होंगे, और हेट्रोन्यूक्लियर वो होंगे जिसमें डिफरेंट मेटल अटैच होंगे। और आगे इनकी फर्दर भी हम इनके टाइप्स कर सकते हैं, ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग। अब ब्रिजिंग जो है, ब्रिज यानी कि यहाँ जो ब्रिज बना के रिएक्ट करेंगे, और नॉन ब्रिजिंग की भी एग्जांपल। अब ब्रिजिंग जो है वो भी आगे फर्दर μ2 ब्रिजिंग भी हो सकती है, उनकी μ3 ब्रिजिंग भी हो सकती है। यानी कि जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि हम तब डोनेट म्यू का साइन हम तब लगाते हैं जब ब्रिजिंग हो रही होती है। तो μ2 का मतलब है कि कितने मेटल आइटम के साथ ब्रिजिंग हो रही है, μ3 का मतलब है 3 मेटल आइटम के साथ ब्रिजिंग हो रही है। तो ये सारी एक क्लासिफिकेशन है जिसका हमने फ्लो चार्ट बनाया। आगे हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे हम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेन हमारे पास जो टाइप्स थी, मोनोन्यूक्लियर या मोनोमेरिक और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, इनको हम देखते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स वो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, या वो ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही मेटल एटम अटैच होगा एक लिगेंड के साथ, एक मेटल एटम अटैच होगा लिगेंड्स के साथ। इनका जनरल फॉर्मूला है MCON, यानी कि N यहाँ पे ये बताएगा कि कितने हमारे पास लिगेंड अटैच होते हैं, जितने लिगेंड अटैच होते हैं वो ये बताता है। और मेटल एक ही होगा तो मेटल CON हो गया। इसकी एग्जांपल हमारे पास देखें, जैसे कि वनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल है या क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल है, तो मेटल एक है, लिगेंड ज़्यादा है, तो हम इनको कहेंगे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। आगे है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेटल एटम अटैच होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास MXCON है। X बताएगा कि मेटल एटम्स कितने हैं, और N बताएगा कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। मेटल एटम अगर 2 होंगे तो M के साथ 2 लग जाएगा, 3 होंगे 3 लग जाएगा। तो ये इनके आगे ये चीज़ बताते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियर जो कार्बोनाइल्स हैं, इनकी आगे फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैंने पहले फ्लो चार्ट में भी बताया है। अब उसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर जो मेटल कार्बोनाइल हैं उनकी क्लासिफिकेशन। तो उनकी यानी कि उनके आगे फर्दर जो टाइप्स हैं उनको देखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा मेटल एटम अटैच होंगे लिगेंड्स के साथ, लेकिन वो मेटल होंगे डिफरेंट जब मेटल एटम अटैच होंगे तो हम उनको बोलेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास देखें मैंगनीज और RE, ये दोनों हमारे पास अलग टाइप्स के मेटल हैं, तो हम इनको कहेंगे कि हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। इससे नेक्स्ट एग्जांपल है टाइप है हमारे पास होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम अटैच होंगे मेटल एटम, लेकिन वो होंगे सेम, यानी कि एक ही मेटल एटम होंगे, तो हम उनको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। जैसे कि ये पहली एग्जांपल है डाई कोबाल्ट हेक्सा कार्बोनाइल। तो इसमें डाई कोबाल्ट यानी कि दोनों ही कोबाल्ट के ही मेटल एटम अटैच हुए हैं। इसी तरह फर्दर इनकी एग्जांपल्स हैं। थर्ड टाइप जो है वो है ब्रिजिंग मेटल कार्बोनाइल। ब्रिजिंग मेटल कार्बोनाइल ये होता है कि जो मेटल और कार्बोनाइल लिगेंड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लिगेंड होता है, उनके दरमियान ब्रिजिंग मोड बनते हैं। ब्रिजिंग मोड जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, डाइमर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और हमारे पास उनके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वो ब्रिज के थ्रू बनते हैं, तो हम इसको कहेंगे ब्रिजिंग मेटल कार्बोनाइल्स, जैसे कि आगे एग्जाम्पल्स में भी बताया गया है। उससे आगे नॉन ब्रिजिंग मेटल कार्बोनाइल, यानी कि इनमें मेटल जो नॉन ब्रिजिंग कार्बोनाइल में और में नॉट कंटेन मेटल बॉन्ड, यानी कि मेटल और मेटल का आपस में बॉन्ड हो भी सकता है कि इसमें हो और हो भी सकता है इसमें ना हो, लेकिन इसमें ब्रिज कम से कम नहीं होता। तो ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जिनमें जैसे कि ये डाई मैंगनीज डेका कार्बोनाइल है, जिनमें मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रिजिंग जो है वो नहीं होती। तो ये पॉलीन्यूक्लियर की क्लासिफिकेशन है, यानी कि उनकी आगे टाइप्स हैं जो फर्दर आगे डिवाइड की गई थी।
जैसे कि ये नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम्स पे बताया गया है हमारे पास जो पहले वाला स्ट्रक्चर है जिसमें देखें कि एम और आर ये हमारे पास दो मेटल एटम अटैच कर रहे हैं एक्ट कर रहे हैं और दोनों डिफरेंट मेटल एटम है जो कि एग्जांपल है हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनाइल जो कंपाउंड होते हैं उनकी, यानी कि दो डिफरेंट मेटल एटम अटैच हैं। और ये जो दूसरी एग्जाम्पल है जिसमें डाई मैगनीज डेका कार्बोनाइल है, ये कौन सा है कि इसमें मैगनीज और मैगनीज के दरमियान जो मेटल बॉन्ड है वो ये इसकी एग्जांपल है नॉन ब्रिजिंग जो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल थे उनकी। तो ये is all about the introduction and classification of transition metal carbonyls. If anyone has question then ask, and don't forget like, share the video and subscribe the channel Geo Chemistry. Thank you.